बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़करिया फ़ारूक और आज मैं आप लोगों के साथ एक इंतहाई इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल आती है। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को इस टॉपिक से, इस लेक्चर से, इस केस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, केस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, अगर मैं बात करूं पेशेंट प्रोफाइल, यस्टरडे हमारे पास एक फ़ीमेल आई थी जो कि 25 इयर्स ओल्ड थी। अब उस पेशेंट की कंडीशन क्या थी? उस पेशेंट को फ्लू भी था, उस पेशेंट को उसका गला भी ख़राब था, उसका ज़ुकाम भी था और उसमें कोल्ड लाइक सिम्टम्स भी उसमें आ रहे थे। अब मज़े की बात यह है कि उन्होंने 15 डेज़ पहले फ्लू वैक्सीन भी लगाई थी, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास फार्मेसीज़ में डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से हमारे पास फ्लू वैक्सीन अवेलेबल है। अब देखिए, फ्लू जो है ना, ज़ुकाम, एक हमारे पास एक वायरस है इन्फ्लुएंज़ा, इससे हो सकता है, ठीक है। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ना फ्लू का, वो इन्फ्लुएंज़ा है, इन्फ्लुएंज़ा वायरस। अब देखिए, इनके लिए, इनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट नाम से ब्रांड्स अवेलेबल है वैक्सीन के। लाइक फॉर एग्जांपल वेक्सिग्रेप के नाम से भी आता है और दूसरा हमारे पास इन्फ्लुएक के नाम से भी आता है। एक को रशिया का बनाती है, दूसरे को जो है ना वो अमेरिका है, ठीक है। अब इसको डिफरेंट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है। लाइक वेक्सिग्रेप को हमारे पास सनोफी फार्मास्यूटिकल उसको बनाती है और इन्फ्लुएक को जो है ना एबट मैन्युफैक्चर करती है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। उस फीमेल ने ये भी कहा, ये कंप्लेंट भी किया कि मैंने 15 डेज़ पहले फ्लू वैक्सीन भी लगाई थी, लेकिन फिर भी जो है ना मुझे ज़ुकाम है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ, फ्लू वैक्सीन जो है ना, ये जस्ट आपको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ऐसे अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बात बताता चलूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसे सिस्टम से नवाजा है जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत। जब भी आपके बॉडी में माइक्रोब्स चले जाते हैं या पैथोजेंस चले जाते हैं, तो वो इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, तो वो प्रॉपर पैथोजेंस को जो है ना न्यूट्रलाइज करते हैं या डिटॉक्सिफाई करते हैं। और कभी कभी वो सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है, वीक हो जाता है और आपको फिर जो है ना बीमारी हो जाती है, यानी कि आप डिजीज़ से सफ़र हो जाते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को मैं सिंपली बताता चलूँ, एक पुलिस स्टेशन है, ठीक है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर दहशतगर्दों ने अटैक किया, ठीक है। अब इन दहशतगर्दों ने क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास पुलिस स्टेशन में 100 पुलिस है, ठीक है। अब ये 10 दहशतगर्द आए हुए हैं, इन्होंने 50 पुलिस को मार गिराए, ठीक है। अब हमारे पास रह गए 15, तो पुलिस स्टेशन तो वीक हो गया, ठीक है। अब इसको हम बैकअप के लिए या पैसिव सपोर्ट के लिए हम क्या करते हैं, SSGs प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसी पुलिस स्टेशन को स्ट्रांग बनाता है। किसके खिलाफ? उसी दहशतगर्द के खिलाफ। तो सिंपली ये समझ लो कि पुलिस स्टेशन जो है हमारी बॉडी है और ये 100 पुलिस जो है ना, ये हमारे पास WBCs है और ये SSGs की मिसाल आप लोग ये समझ लो कि ये हमारे पास वैक्सीन है। अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड कर रहा था। अब उस पेशेंट ने क्वेश्चन ये किया कि मैंने फ्लू वैक्सीन लगाई थी, लेकिन फिर भी मुझे ज़ुकाम है। अब देखिए, वैक्सीन लगाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अगर आपने वैक्सीन लगाए तो वो जिस कंडीशन के लिए आप लोग लगाते हो वो कंडीशन बिल्कुल रूट से या जड़ से ख़त्म हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आप लोग का गलत कंसेप्ट है। तो इसको अपने जहन से निकाले। फ्लू वैक्सीन या जितनी भी वैक्सीन है, ये मतलब डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, उसकी सिविरिटी को भी कम करते हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी मतलब कम करते हैं। लेकिन फिर भी उस पेशेंट में जिस मकसद के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इन्होंने फ्लू के लिए इन्फ्लुएक वैक्सीन लगाई थी, तो उसकी जो सिविरिटी होती है वो कम करती है, ठीक है। लेकिन फिर भी पेशेंट को स्टिल माइल्ड टू मॉडरेट फ्लू हो सकता है। अब इस केस में इंटरेस्टिंग बात यह है, इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को मैं भी बताता चलूँ कि पेशेंट आई थी फार्मेसी में और वो हमसे क्या मांग रही थी फ्लू को ट्रीट करने के लिए। इज शी आल्सो रिसीव्ड फ्लू वैक्सीन फॉर टू ट्रीट हर फ्लू। अब देखिए, वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन
इस केस को डिस्कस करने के साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बताता चलूँ कि हमारे माशरे में मेडिसिन का इंतहाई गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोग अगर वो एजुकेटेड भी होते हैं फिर भी वो जो है ना मेडिसिन का इंतहाई गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो किस तरह? वो इस तरह कि फॉर एग्जांपल उनको थोड़ा थोड़ा इल्म होता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पैरास्टामोल है तो ये भाई फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हेडेक के लिए भी यूज होती है, ये फॉर एग्जांपल फीवर के लिए भी यूज होती है, तो उनको बस इतना पता होता है, बाकी उनको इल्म नहीं होता इन ड्रग के हवाले से कि भाई इस ड्रग अगर ये ड्रग में यूज़ करते हो तो इसके हमारी बॉडी के ऊपर और क्या इफेक्ट हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को मैं बताता चलूँ, ये हमारे माशरे में आजकल इंतहाई मेडिसिन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंतहाई गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो थोड़ा सा मैं आप लोग को हेल्थ केयर प्रोफेशनल आप लोग को मैं थोड़ा सा अवेयर करना चाहता हूँ कि भाई साहब आप लोग जो है ना मेडिसिन का खुद इस्तेमाल ना करें। ठीक है, तो इसके आपकी बॉडी के ऊपर जो है ना इंतहाई नेगेटिव इफेक्ट्स आप लोग पे आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को मैं बताते चलूँ, एक मेडिसिन की क्लास है जिसको कहा जाता है एंटी एलर्जिक। ठीक है, अब इसमें हमारे पास डिफरेंट सारे मेडिसिन आते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं एलर्जी कंडीशन में। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी का रनी नोज़ है तो उसको भी हम उसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के जिस्म पे ख़ारिश हो रही है या मतलब आर्टिकेरिया हो रहा है, तो ये डिफरेंट सारे जो है ना एलर्जिक कंडीशन है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को फ्लू है तो सिंपली हम उसको या मतलब वो पेशेंट जो है ना एंटी एलर्जिक ले रहा होता है। लेकिन अब इस एंटी एलर्जिक में फिर हमारे पास डिफरेंट क्लासेस है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन की, तो वो क्या करता है, सेडेशन काज करता है। लेकिन कुछ लोग इसी क्लास की मेडिसिन को इंतहाई उसकी गलत यूज़ करते हैं। वो किस तरह? अब मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि एंटी एलर्जिक की जितनी भी मेडिसिन है वो इस कंडीशन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू लेक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू लेक ऑफ काउंसलिंग, लोग जो है वो पेशेंट जो है वो बेचारा क्या करता है कि उस मेडिसिन का गलत इस्तेमाल करता है। वो किस तरह? वो सेडेशन के लिए वो मेडिसिन ले रहा होता है जो कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब ये जितनी भी ड्रग्स है जो कि आपके सीएनएस पे इफेक्ट करते हैं तो वो एडिक्शन काज करती है। ये अलग टॉपिक है, एडिक्शन, डिपेंडेंस और टॉलरेंस, ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। ये अगर मुझे टाइम मिले तो आप लोगों के साथ मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पर बात करूँगा। जिस टॉपिक के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ, मुझसे टॉपिक जो है थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, तो आप लोग को मैं सिंपली एक और एग्जाम्पल से समझाता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये तो एंटी एलर्जी की मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं दूसरा कंडीशन अगर आप लोगों को बताते चलूँ कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको अल्सर है। ठीक है, अब अल्सर को ट्रीट करने के लिए हमारे पास तकरीबन हम 8 किस्म से जो है ना इस अल्सर को हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी डायग्नोसिस पे कि भाई उसको अल्सर किस चीज़ से हुआ है। देन फार्मासिस्ट, एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट फिर प्रिस्क्राइब करता है कि भाई साहब आप इस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है उसकी डायग्नोसिस पे, अगर राइट डायग्नोसिस होगी तो फिर हम उसको राइट मेडिसिन दे सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है खुद से अल्सर को ट्रीट करने के लिए खुद से एक मेडिकेशन ले रहा है, फॉर एग्जांपल मेज़ोप्रेस्टोल, उन्होंने कहीं पर पढ़ा है कि मेज़ोप्रेस्टोल जो है अल्सर में जो है सही है कि मतलब ट्रीट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस मेज़ोप्रेस्टोल का एक नुकसान ये है, एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि इसको हम प्रेग्नेंट फीमेल्स या वुमेन्स इसको यूज़ नहीं कर सकती। अब ये मेज़ोप्रेस्टोल जो है ये प्रेग्नेंट फीमेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मीन्स कि उसी केस में आप फिर यूज़ नहीं कर सकते उस मेडिसिन को। लेकिन ड्यू टू लेक ऑफ एजुकेशन, मैंने पहले आप लोगों को बताया, काउंसलिंग प्रॉपर उसकी नहीं होती, या मतलब वो अपने आप से जो है मेडिसिन ले रहा होता है, या उसकी प्रॉपर जो है डायग्नोसिस नहीं हो चुकी होगी या नहीं हुई हो, तो फिर वो पेशेंट अगर ये मेज़ोप्रेस्टोल ले रहा है और वो प्रेग्नेंट भी है तो क्या होगा, उस फीमेल को जो है ना बोस उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसको मिसकैरेज हो सकता है, यानी कि उसका अगर बीबी है ना वो ज़ाया हो सकता है। ठीक है, या इसको हम सिंपली एबॉर्शन भी कहते हैं। ठीक है,
तो ये सारे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ है। तो ये मैंने दूसरा एग्जांपल दे दिया। इस तरह और भी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटी सी मतलब आपकी बीमारी है, आपने प्रॉपर डायग्नोज नहीं किया और आप एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हो, तो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मैं आप लोग को बार बार इस बात पे जो है ना आप लोग को जोर दे रहा हूँ, आप लोग को आगाह कर रहा हूँ कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर जो है ना कभी भी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। तो इसके आपके ऊपर जो है ना बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बीमारी है, आपको डायरिया है, आप लोग को जो है ना गला ख़राब है, आप लोग को ज़ुकाम है और आप लोग एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो फिर आप जो है ना आप लोग आप जो है मुसीबत में डाल रहे हो। तो यहाँ पर एक और जो है ना देखिए बात पे बात जो है वो निकलती जा रही है। आप लोग के जहन में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि भाई फिर हम किस तरह जो है ना एक राइट कंडीशन के लिए हम सही मेडिसिन ले सकते हैं, या हमें किस तरह पता चलेगा कि किस कंडीशन में हम सही मेडिसिन, अगर फॉर एग्जांपल मेरे को ज़ुकाम है तो ये मेडिसिन ले रहा हूँ, तो ये जो मेडिसिन है ये प्रॉपर फ्लू के लिए जो है ना ये राइट मेडिकेशन होगी। तो इसके लिए आप लोग के साथ किस तरह कौन से स्टेप्स है, किस तरह आप लोग को पता चलेगा, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। फिर इस केस की तरफ आते हैं कि भाई साहब इस केस में मसला क्या था। इस केस में बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक को वाइंड अप करने जा रहा हूँ, ठीक है। किस तरह आप लोग मेडिसिन को सही इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए एक है रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन, या इसको जो है ना रेशनल प्रिस्क्राइबिंग भी आप लोग कह सकते हैं। ये जो है ना ये भी अपने लिए एक अलग दुनिया है। तो सिंपली मैं आप लोग को थोड़ा सा इस तरह बताते चलूँ कि फॉर एग्जांपल राइट पेशेंट हो और राइट डायग्नोसिस हो और राइट ड्रग हो और राइट रूट हो, यानी कि इसमें 5 हमारे पास आ जाते हैं। प्रॉपर जो है डायग्नोसिस हो चुका हो कि भाई इस पेशेंट को अल्सर अगर हुआ है तो किस वजह से हुआ है, उसका रूट काज क्या है। इसके बाद जो है राइट पेशेंट हो, राइट डायग्नोसिस हो और उसको वो ठीक है डायग्नोसिस हो गई कि इसको ये मसला है, अब उसके लिए प्रॉपर जो है ना कौन सा ड्रग हम उस कंडीशन में देंगे। तो ये सारे फैक्टर जो है ना रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग में आते हैं, यानी कि मेडिसिन का सही इस्तेमाल में आता है। चूँकि इसका ये आजकल हमारे मास्टर में प्रॉपर प्रैक्टिस का नहीं हो रहा, यानी कि प्रैक्टिस में नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से पेशेंट बेचारा जो है ना वो सफ़र हो जाता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। वो कहते हैं ना कि पार्टी तो अभी शुरू हो गई। तो पेशेंट क्या कर रहा था बेचारा, तो चूंकि उस टाइम डॉक्टर था नहीं, छुट्टी पे था, तो राइट डायग्नोसिस तो वो करता है, क्योंकि डायग्नोसिस का अथॉरिटी जो है वो डॉक्टर साहब कर सकता है। डॉक्टर को प्रॉपर डिजीज़ को डायग्नोस करने का जो है नॉलेज होता है वो डॉक्टर के पास होता है, और मेडिसिन का सही इस्तेमाल किस कंडीशन में, किस पेशेंट के जो है ना किस कंडीशन में आप पेशेंट को ड्रग दे सकते हैं और किस डिजीज़ में दे सकते हैं। तो उस टाइम डॉक्टर छुट्टी पे था, मतलब टाइम जो था वो मतलब लेट था, डॉक्टर नहीं था। तो पेशेंट आया हुआ था फार्मेसी में और वो कह रहे थे कि मुझे भाई एक इंजेक्शन दे दो, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, जो कि एक स्टीरॉयड ग्रुप से बिलोंग करता है। और स्टीरॉयड जितनी भी है ये नॉर्मल जितनी भी एलर्जीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल फ्लू हो गया, ज़ुकाम हो गया और गले की ख़राबी हो गई, तो उसके लिए जो है ना रिकमेंडेड नहीं है कि आप उसके लिए यूज़ करें। अब डेक्सामेथासोन के ऊपर बात करते हैं। डेक्सामेथासोन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक ग्रुप है स्टीरॉयड ग्रुप, इससे बिलोंग करती है, ठीक है। और ये हम सीरियस एलर्जिक कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम सीरियस इन्फ्लेमेशन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को आस्थमा हो, किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, लाइक फॉर एग्जांपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी डिसऑर्डर है कि फॉर एग्जांपल उसी बंदी का जो है, उसी पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसी के अपने जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसी के खिलाफ रिएक्शन शो करता है, तो उसी को सिंपल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये स्टीरॉयड जो है डेक्सामेथासोन फॉर एग्जांपल हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं स्टीरॉयड के बारे में कि इसको हम जो है ना एक और कंडीशन है जिसको कहा जाता है एलोक्राफ्ट रिजेक्शन। इस कंडीशन में भी जो है ना हम स्टीरॉयड यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि आपकी इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है, ठीक है। ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, सप्रेस करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा हो तो कभी कभी उसका इम्यून सिस्टम जो है, अगर किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट की हो तो कभी कभी उसकी इम्यून सिस्टम कड़ा हो जाता है, तो वो उस किडनी को फॉरेन मटेरियल समझ के मतलब दुश्मन समझ के उस पर अटैक करता है।
तो उसकी किडनी को डैमेज करता है। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो है ना हम फिर स्टेरॉइड देते हैं ताकि उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस हो जाए और एलोक्राफ्ट रिजेक्शन से वो बच जाए। तो उसी को भी जो है ना हम स्टेरॉइड ग्रुप देते हैं। देखिए कितना बड़ा इसका काम है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है ना हम पेशेंट ने हमें स्टॉप किया कि भाई आप इस कंडीशन में जो है ना फ्लू के लिए ये मेडिसिन हरगिज़ इस्तेमाल ना करो। आगे डिस्कस करते हैं इस केस के हवाले से कि आगे इस केस में हमने क्या कुछ किया। देखिए अब बीइंग अ फार्मासिस्ट मैंने उस पेशेंट की कंडीशन को ऑब्ज़र्व किया। पेशेंट का जुता मतलब मैंने उसको प्रिस्क्राइब किया, मतलब मैंने कहा कि हालांकि प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिसिन तब प्रिस्क्राइब कर सकता है जब उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो चुकी हो। लेकिन अगमेंटीन उसको मैंने क्यों प्रिस्क्राइब की और रिजिक्स मैंने क्यों प्रिस्क्राइब की? देखिए अगमेंटीन जो है ना उस पेशेंट मैंने जब उसको देखा तो उसकी जो थे ना टॉन्सिल्स बने थे गले में, ठीक है। तो उस केस में जो है ना हम उसको अगमेंटीन दे सकते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि पेनिसिलिन ग्रुप में आता है। अब देखिए एंटीबायोटिक का भी यूज़ अगर आप इस तरह नहीं करेंगे, प्रॉपर डायग्नोसिस के मुताबिक करेंगे क्या या फॉर एग्जांपल ये डिजीज़ जो है, ये कंडीशन जो है, ये किसी बैक्टीरिया की वजह से हो चुका है कि नहीं। अगर वो वायरल इन्फेक्शन हो या वायरल डिजीज़ हो और उसी केस में हम बैक्टीरिया एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो भाई आप एक इंतहाई जो है ना एक मेजर प्रॉब्लम जो है काज कर सकती है, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये डिस्कस करते हैं। रिजिक्स मैंने उनको क्यों प्रिस्क्राइब की कि आप रिजिक्स लिया करें। इसमें जो है सिट्राजीन होता है और इससे पहले मैंने आप लोगों को डिस्कस किया है कि हमारे पास एक ग्रुप है एंटी एलर्जिक में हमारे पास फिर 2 क्लासेस है। रिजिक्स जो है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में आती है। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास इसकी फंक्शन ये है कि ये मोस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यानी काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ये सेडेशन काज करती है। तो उसको हम क्या करेंगे, इसको हम पेशेंट को हम कहेंगे कि भाई आपने इसको जो है ना रात के वक्त लेना है, क्योंकि अगर वो दिन के वक्त सुबह के वक्त वो लेगा तो उसको नींद आएगी। अगर फॉर एग्जांपल वो क्लास ले रहा हो तो उसको भाई नींद आती होगी या वो इस तरह ड्राउजीनेस फील करेगा तो उसका लेक्चर में ध्यान नहीं होगा। या अगर कोई बाइक चला रहा है तो भाई साहब तो एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने बात की है कि अगर फॉर एग्जांपल उनका फ्लू जो है वो फॉर एग्जांपल वायरल है, तो अगर इस केस में हम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करती है, एक मेजर फिनोमेना, एक मेजर प्रॉब्लम काज करती है जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारे पास एक ऐसा फिनोमेना है कि फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया को आप किल करने के लिए जो है ना आप एक एंटीबायोटिक देते हैं। अब ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को नहीं मार सकता, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो ऑलरेडी इसके खिलाफ जो है, इस बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो भाई साहब अब आपके पास मज़ीद इस तरह कोई वो नहीं है कि मेडिसिन नहीं कि आप इसके खिलाफ दे दे तो वो इस बैक्टीरिया जो है उसको किल कर दे, क्योंकि आप ऑलरेडी अगमेंटीन उस पेशेंट को दे चुके हैं। तो वो पेशेंट जो है वो रेजिस्टेंस हो चुका है, उसको ऑलरेडी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुका है, मतलब उस मेडिसिन को। तो भाई आजकल जो है पाकिस्तान में तकरीबन 99% लोग जो है ये इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह जो है ना मारे जाते हैं या मारे जा रहे हैं। तो ये बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रैक्टिस, लेक ऑफ काउंसलिंग, लेक ऑफ डॉक्टर को मतलब नहीं दिखाते अपना कंडीशन कि भाई ख़ुद से जो है ना एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर डिस्कस किया कि वो अपने आप से जो है ना डेक्सामेथासोन इंजेक्शन लगा रहे थे। तो ये भाई अपने आप से जो है ना कभी भी मेडिसिन ना लिया करे, बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो पहले अपने आप को जो है ना कॉमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कभी भी एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें, ठीक है। नॉर्मली अगर आप लोगों को ज़ुकाम है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है पाकिस्तान में, तो डिफरेंट सीज़न में डिफरेंट कंडीशन मतलब डिजीज़ जो है ना पेशेंट्स में आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मौसमी सर्दियों में मोस्टली लोगों को ज़ुकाम होता है, उसका गला ख़राब होता है। तो आप लोग इस तरह करें कि प्रॉपर रेस्ट कर लिया करें, ज़्यादा पानी पिया करें और अच्छा खुराक किया करें, हाथ हमेशा धोते रहे, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सपोर्टिव केयर कर लिया करें, एंटीबायोटिक से हमेशा स्टार्ट ना लिया करें। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कॉमन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक इस तरह बड़े बड़े चीज़ों को मतलब बड़े बड़े मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करते। वो छोटी छोटी मेडिसिन को फॉर एग्जांपल बिल्कुल पहले तो वो मेडिकेशन लेती भी नहीं है। फॉर एग्जांपल फ्लू के लिए या डायरिया के लिए या कॉन्स्टिपेशन के लिए पहले तो वो मेडिसिन लेती भी नहीं है। तो पाकिस्तान में चूँकि एजुकेशन नहीं है
तो सिंपली अगर उसको ज़ुकाम भी है तो देखो किस तरह मैंने प्रॉपर बड़ा लेक्चर दे दिया डेक्सामेथासोन के हवाले से कि वो ज़ुकाम को ट्रीट करने के लिए वो डेक्सामेथासोन ले रही थी। तो आप भी, मेरा बात करने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग का गला भी ख़राब है तो आप लोग अपने हिसाब से एंटीबायोटिक ना चूज़ कर लिया करें या ना लिया करें, क्योंकि इससे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी होता है। अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं, ये देखिए अल्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। फॉर एग्जांपल एक छोटा परिंदा है, आप उसको मारने के लिए उसको आप बंदूक पे मारते हो या उसको मारने के लिए आप एटम बम यूज़ करते हो, देखिए इससे वो परिंदा मर जाएगा। लेकिन इससे सराउंडिंग में जितनी भी आपकी जो है ना लोग हैं वो भी मर सकते हैं एटम बम से, ठीक है। अब बात करने, ये मैंने आप लोग को एग्जांपल क्यों दी थी, क्योंकि हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया है, आप उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं और एंटीबायोटिक में फिर आप अल्ट्रा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, वो बैक्टीरिया तो मर जाता है, लेकिन आपकी बॉडी में जितनी भी आपके जो सराउंडिंग सेल्स हैं या फॉर एग्जांपल जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है जो आपकी गट में पाए जाते हैं, जो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पाए जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। अब यहाँ पर बात आ गई एंटीबायोटिक के हवाले से बात पे बात निकलती है। अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो इससे हमारी बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी क्या होता है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। अब नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास बॉडी में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिसके हमारी बॉडी में बहुत ही बेनिफिशियल रोल्स हो सकते हैं। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हमारे पास बॉडी में इस तरह होती है कि मतलब विटामिन्स की प्रोडक्शंस करती है, कुछ हमारे पास प्रोटीन की प्रोडक्शंस करती है, कुछ बैक्टीरिया हमारे पास ऐसी होती है कि जो हमारे पास बॉडी में क्या करती है, डाइजेशन करती है। तो अगर आप इस तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर या डॉक्टर के डायग्नोसिस के बगैर, तो इस ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की वजह से जो है आप लोग की नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब होंगे। अगर आप लोग की नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो गए तो आप लोग को ये कंडीशन जो है आप लोग में अपेयर हो सकते हैं, आप लोगों में विटामिन मतलब कमी भी आ सकती है, आप लोगों में जो है ना आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब होगा, आप लोग को डायरिया भी होगा, तो आप लोग को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो है आ सकते हैं। तो ये एंटी माइक्रोबियल के जो है ना कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, आप लोग को सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्शन के ऊपर आप लोग को दूसरा इन्फेक्शन हो जाए तो उसको सुपर इन्फेक्शन भी कहते हैं। तो ये देख के बात पे बात निकलती है। तो आज का लेक्चर हम इस यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग केस के साथ। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आप लोगों ने इससे कुछ सीखा हो या इसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो सकती है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, कि मैं अपने आप को सफिशिएंट नॉलेज अपने आप में लेके आऊँ और आप लोगों के साथ डिलीवर करूँ। मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आप लोगों को भी कन्वे कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोग को इसमें कोई डाउट है, कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, सोसाइटी में, अपने माशरे में, अपने फैमिली के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे अवेयर हो जाए, इससे आगाह हो जाए कि मेडिसिन का इस्तेमाल करना आप लोग के लिए इंतहाई गलत साबित हो सकता है। इसके आपके बारे में बहुत सारे मसले मसाइल आ सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ढेर सारा प्यार।